Back. Okay. सेल प्लस टिश्यू। सेल जो रहता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ रहता है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो बेसिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एटम से तो बने हुए हैं, बट मेन उनका मतलब फंक्शनल जो यूनिट है वो है उनका सेल। सेल हमारे मतलब कि टिश्यूज़ को बनाता है, और टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है जिससे हम बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो ये सब मतलब काइंड ऑफ ग्रुप्स बनते हैं जिनसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है जो एक सिंगुलर चीज़ रहता है। मैं सेल का बना हूँ, आप सेल के बना है, तुम भी सेल के बने हो। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल टर्म है उसको कॉइन मतलब बताया था, और मतलब कि बताया गया था कि वो टर्म सेल है। उसने एक कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, जिसमें उसने स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे जिसको उसने बोला था कि वो सेल होता है। ये सब उसने किया था 1665 में। और एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक उन्होंने डिस्कवर किया था 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल, वो पॉन्ड में डिस्कवर किया था उन्होंने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियर डिस्कवर किया था सेल का 1831 में, और पुरकेंज ने कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म 1839 में। ओके, अब आते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी मैथलीस क्लाइडन ने बोला था कि सब जो भी प्लांट्स है वो सब सेल से बने हुए रहता है, और थियोडर स्क्वान ने कहा था जो भी एनिमल्स है वो सब सेल से बने हुए रहता है, और रुडोल्फ वर्चॉव ने कहा था कि जो भी सेल्स है वो अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। जो भी सेल्स है वो पहले बने हुए सेल्स से बनता है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब उनमें एक सिंगल सेल होता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो उनमें नंबर ऑफ स्पेशलाइज सेल्स रहता है, जो हम हर एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल का एग्जांपल हो गया प्लांट्स एंड एनिमल, और यूनिसेलुलर का हो गया बैक्टीरिया और प्रोटोप्लाज्म प्रोटोजोन्स। जो सेल्स जैसे अमीबा होता है वो अपना शेप चेंज कर सकता है, और जो लार्जेस्ट लिविंग सेल है वो है ऑस्ट्रिच, और जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो माइकोप्लाज्म। अब जो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में है उसको ओवम कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव कुछ तो है। और जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन में वो है नर्व सेल, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जो हमारे मतलब नर्वस सिस्टम में पूरा पाया जाता है, जो हमारे जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी बनता है। तो नर्वस सिस्टम बहुत मस्त चीज़ है। और जो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में वो है स्पर्म सेल, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव कुछ तो है। ओके, सेल्स के कंपोनेंट्स है। पहला सेल का कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल रहता है और वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना रहता है। लिपिड्स में स्पेसिफाई किया जा सकता है फॉस्फोलिपिड्स। और 1970 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। ये मुझे पता नहीं क्या होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दिया होगा कुछ तो जो टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है सेल वॉल में वो दो टाइप के रहता है। इंटरसेंट्रिक प्रोटीन जो इंटेग्रल रहता है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सरफेस पे रहता है प्रोटोप्लाज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है सब मटेरियल का इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जा सकता है। अब बहुत सारे टाइप के मतलब कि परमेबल काइंड ऑफ चीज़ें रहती है, अब उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इम्परमेबल रहता है वो जो किसी भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता पास थ्रू उससे होने के लिए, और सिलेक्टिवली परमेबल रहता है जो स्पेसिफिक चीज़ों को पास करने के लिए मतलब स्पेसिफिक चीज़ों को पास करने का इजाज़त देता है। और परमिएबल मेम्ब्रेन जो रहता है वो रहता है कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने का इजाज़त देता है। और सेमी परमिएबल वो रहता है जो सॉल्वेंट्स को पास करने का इजाज़त देता है, जैसे कि वाटर। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे अकर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंस का वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है दो टाइप से। पहला है मतलब दो टाइप है, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा किसी चीज़ का क्वांटिटी है तो वो लोअर क्वांटिटी में जाएगा। सपोज यहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो फिर ये यहाँ पे जाएगा जहाँ पे लोअर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है जिसमें मूवमेंट सब्सटेंस फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वो ऊपर से हायर कॉन्सेंट्रेशन पर जाएगा, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है। अब पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम डिफरेंस देखेंगे। तो पहला डिफरेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट में कि वो मतलब कि जो मूवमेंट है वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी ATP एंडोसाइन टाइसोफेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिक्वायर्ड रहता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट एक स्लो मूवमेंट प्रोसेस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक रैपिड मूवमेंट ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होता है पैसिवली, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लार्जर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट रहता है गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर बेसिकली डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैं क्या देखूँ भाई साहब, पढ़ाई नहीं करूँ मैं, क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे। और ये इसमें ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेम्ब्रेन डिफ्यूजन से। मतलब सपोज ये मेम्ब्रेन है, इससे डिफ्यूज होकर अंदर जाता है, मतलब कि मिक्स होकर के अंदर जाता है सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड शायद से। डिफ्यूजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस एक्सचेंज में सेल्स के एज वेल एज दी सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब मेन चीज़ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस ये है कि जो ऑस्मोसिस है वो नेसेसरीली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होगा, और जो डिफ्यूजन है वो मतलब पास होके भी वर्क कर सकता है और मतलब इनसाइड द सेल भी वर्क कर सकता है। पर ChatGPT कर लेता हूँ। Difference between osmosis and diffusion. Here solute to require a selectively permeable membrane. मतलब हाँ बेसिकली जो ऑस्मोसिस है उस प्रोसेस में रिक्वायर है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और डिफ्यूजन में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। हाँ हाँ ओके, मेन डिफरेंस यही है। ओके तो यहाँ पे तो था ही पूरा। ओके अब आते हैं ऑस्मोसिस के टाइप्स पे। ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में मतलब एंटर करता है इसलिए EN, और एक्सो ऑस्मोसिस में से एग्जिट करता है मतलब EX। ओके तो एंडो ऑस्मोसिस रहता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, और एक्सो ऑस्मोसिस रहता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, अंदर से बाहर जाना और अंदर से बाहर से अंदर आना, उसका एंडो ऑस्मोसिस, और अंदर से बाहर जाना एक्सो ऑस्मोसिस। ओके अब हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने एक पानी लिया, उसमें मैंने एक बॉल डाला, और अगर मतलब उस पानी के अंदर मतलब उस बॉल के अंदर सपोज कि नहीं बॉल नहीं क्या कहते हैं रेजिन जो है वो पानी के अंदर जब जाता है तो वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब कि रेजिन मतलब कि क्या रहता है, किशमिश।
ओके, मैं इतना सा बस पानी लूँगा और मैं उसमें पानी लूँगा, इतना बस पानी, और फिर उसमें मैं इतना छोटा सा रेज़िन डाल दूँ और फिर वो जो पानी रेज़िन है वो फूल जाता है क्योंकि वो पानी अब्जॉर्व कर लेता है। बट अगर मैं पहले से इंजेक्शन देके पानी रेज़िन में पानी डाल दूँ और फिर उसके बाद उसको मैं सन में रखूँ या फिर मतलब कि उसी कंटेनर में रखूँ वैसे ही, और वो लेकिन वो पानी लीक कर देगा। तो बेसिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो बाहर का मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है सेल का, उसमें जो सॉल्वेंट है वो कम रहता है, इसलिए जो क्या कहते हैं, जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है क्योंकि वो मतलब कि अपना हायर, क्योंकि बाहर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो मतलब या फिर जो सॉल्वेंट है वो एग्जिट कर देता है। और हाइपोटोनिक है, उसमें बाहर में ज़्यादा मतलब कि कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट का और अंदर में कम, मतलब कि सेल के अंदर में कम कंसंट्रेशन है, जैसे रेजिन के एग्जांपल में हो गया। रेजिन इतने बड़े मतलब इतने से कंपैरिजन में तो रेजिन इतना सा ही रहता है ना, बस इतना सा। तो अगर इतने से मैं पानी में डालूँ तो फिर ये बहुत बड़ा हो गया, इसका मतलब जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, इसलिए वो पानी वो एब्जॉर्व कर लेगा। ओके, मेरे हिसाब से ठीक है। तो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, गुब्बारा जैसा फूल जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ना तो बाहर में सॉल्वेंट ज़्यादा है ना तो अंदर में सॉल्वेंट ज़्यादा है, सब इक्वल है, तो सेल का साइज चेंज नहीं होगा। ओके, दर्द कर रहा है यहाँ पर। ओके, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अब हम डिफरेंस जानेंगे, जो है अभी गूगल चैट जीपीटी किया, ठीक है। तो फिर डिफ्यूजन हर मीडियम में अकर करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में अकर करता है। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में अकर करता है, और ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मूव करता है। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करता है, थ्रू मूव करता है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस एक फास्ट प्रोसेस है। डिफ्यूजन हर डायरेक्शन में अकर करता है और ऑस्मोसिस सिर्फ एक सिंगुलर डायरेक्शन में अकर करता है। और डिफ्यूजन अकर कर सकता है विद इन द सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर और अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब कि डिफ्यूजन सेल के अंदर भी काम कर सकता है, सेल के अक्रॉस भी काम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी काम कर सकता है। और ये जो है क्या कहता है, थ्रू दी मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मा और जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर करता है। जो डिफ्यूजन है वो वो किसी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, और ऑस्मोसिस है वो लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। और डिफ्यूजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन प्लांट, और ऑस्मोसिस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे हम जानते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करता है और एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। बाय बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, प्लाज्मोलिसिस, द shrinkage of protoplasm in living content of the cell away from the cell wall when placed in a hypertonic solution। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन था जिसमें जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर में कम है, तो वो फेंक देता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है। हाँ, ओके। तो जब क्या कहते हैं, लिविंग कंटेंट और जो सेल है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, या साइटोप्लाज्म, वो जब श्रिंक हो जाता है सेल वॉल से, मतलब ये सेल वॉल है और ये मेरा मतलब कि ये मेरा प्रोटोप्लाज्म है, ये श्रिंक हो गया और दूसरा हो गया, और ये मेरा सेल वॉल अभी तक उतना सही है। इसको कहता है प्लाज्मोलिसिस, और ये सिर्फ प्लांट में होता है क्योंकि प्लांट में ही सिर्फ सेल वॉल होता है, और बैक्टीरिया में भी होता है, बस शायद बैक्टीरिया में होता है। बेवकूफ़ हूँ। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, अब मुझे एंडोसाइटोसिस मतलब एक्सोसाइटोसिस और एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में थोड़ा डिफरेंस नहीं पता है। तो एंडोसाइटोसिस जो रहता है जिसमें जो सेल है वो मटेरियल को खा जाता है और उसको सेल में लेकर आता है थ्रू वेसिकल यूजिंग वेसिकल। और जो एक्सोसाइटोसिस है जिसमें जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल है
उसको वेसिकल के थ्रू सेल से बाहर फेंकता है। तो बेसिकली अमीबा जो करता है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सेल वॉल, अभी सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, और ये परमिट करता है सेल को चेंजेस विथस्टैंड करने के लिए। बेसिकली जो चीज़ सपोज कि हम मूवमेंट टाइप एनिमल्स हैं, हमें मूवमेंट करना रहता है और हमें ढूंढना रहता है खाना। अभी तो नहीं ढूंढना रहता, बट पहले के टाइम पे हमें ढूंढना रहता था, अब तो घर बैठे मिल जाता है। बट हम मूव तो करते हैं अभी भी, क्योंकि मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम मूव नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, स्टोन बन के, स्टोन पेपर सीजर्स स्टैचू। ओके, तो सेल वॉल जो रहता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली प्लांट्स को पूरे लाइफ टाइम उनको एक ही जगह पे रहना रहता है, तो फिर उनको हमारे टाइप ऑफ सेल्स की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़्यादा ज़रूरत है रिजिड टाइप सेल, जो उनको फूड ट्रांसपोर्ट और मतलब कि डिफ्यूजन में ज़्यादा हेल्प कर सके, वैसे टाइप सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर उनके सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, जो उनको रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और विथस्टैंड करने देता है ह्यूज चेंजेस इन द सराउंडिंग। अब न्यूक्लियस क्या बोला है? न्यूक्लियस जो रहता है वो स्फीरिकल और सेंटर लोकेटेड कॉन्स्टिट्यूट रहता है सेल का। अगर आप जनरली सेल के सेंटर में देखेंगे तो फिर आपको न्यूक्लियस देखने का चांस है 90% ऑफ द टाइम। ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इनसाइड द सेल, ठीक है। और ये जनरली एक ही रहता है, बट कुछ कुछ जगह पे दो रहता है, मैंने कहीं पे तो सुना था। और जो न्यूक्लियस रहता है वो बाउंडेड रहता है डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप से। तो न्यूक्लियर एनवेलप बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर रहता है शायद से, जिससे जो मतलब कि सिंगुलर रहता है ज़्यादातर बाकी सब सेल ऑर्गेनेल में, बट इसमें डबल लेयर्ड रहता है। जो न्यूक्लियस रहता है वो डिवाइडिंग सेल का रॉड शेप रहता है, क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो क्रोमोसोम्स रहता है वो नॉन एलोंगेटेड रहते हैं और क्या कहते हैं, और क्रोमेटिन जैसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो रॉड शेप क्रोमोसोम्स मतलब कि जो क्रोमोसोम्स है वो जो है वो मतलब कि अरेंज्ड है एक वे में, ठीक है। जो बेसिकली कि का नहीं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो यूकैरियोटिक सेल जो रहता है वो क्या कहता है, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाया जाता है वो बेसिकली थ्रेड लाइक रहता है। फाइनली निकला ये भाई साहब, समझ कोशिश कर रहा था, ठीक है। ऐसा ऐसा रहता है। बट जो जो यूकैरियोटिक सेल रहता है सिग्मा सेल, उसका ऐसा रहता है बेसिकली, नहीं ऐसा रहता है क्या कहता है क्रोमोसोम्स, क्योंकि मतलब वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ रहता है और वो अरेंज रहता है, ठीक है। और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो क्रोमोसोम रहता है वो एलोंगेटेड रहता है और थ्रेड लाइक फॉर्मेशन ले लेता है, जैसे मैंने बताया थ्रेड लाइक क्रोमेटिन के फॉर्म में। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए को डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एक बायोलॉजिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हेरिडिटरी मतलब आपके माता पिताओं का इन्फॉर्मेशन या मतलब पर दादा दादा दादी का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, और ऑर्गेनिज्म जो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जाता है उसका कहते हैं डीएनए। अब क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए रहता है जो डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस रहता है, मतलब घिरा मिला रहता है थ्रू आउट द न्यूक्लियस। बट जो क्रोमोसोम है वो एलिगेंट रहता है जस्ट लाइक मी, और हाईली कॉइल्ड रहता है और कंडेंस फॉर्म रहता है डीएनए का, और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे देखा जा सकता है। अब जीन क्या होता है? जीन एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पार्ट of a DNA containing information in particular. तो जीन एक बेसिकली पार्ट ऑफ डीएनए रहता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है मेनली। क्या पता मैं क्या लिखा हूँ,
Cytoplasm is a general term used for all cellular contents located between the plasma membrane and the nucleus. जो साइटोप्लाज्म है वो जनरल टर्म है जो यूज़ किया जाता है सेलुलर कंटेंट्स को लोकेट करने के लिए बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस. सपोज ये न्यूक्लियस है, सपोज ये सर्कल मेरा प्रोटोप्लाज्म है और ये मेरा न्यूक्लियस है. अब इसके बीच में जो भी एरिया है ये वाला, तो इस एरिया में जो भी, और ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में जितना भी मतलब कि स्पेस रहेगा इसमें जो भी रहेगा उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, क्योंकि वो लिविंग कंटेंट मतलब लिविंग पार्ट ऑफ दिस सेल रहता है, सेलुलर कंटेंट रहता है उसमें, सेल ऑर्गेनेल्स रहता है वैसा. The two components of cytoplasm are cytosol, fluid-like substance, और cell organelles perform specific function in the cell. अब जो साइटोप्लाज्म है उसमें दो कंपोनेंट्स रहता है. पहला कंपोनेंट रहता है जो रहता है साइटोसोल, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रहता है, और सेल ऑर्गेनेल जो परफॉर्मेंस जो मतलब कि कुछ फंक्शन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सेल में. अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या बोला है? सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं लिटिल कंपोनेंट्स और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल. मतलब कि जैसे हमारे बॉडी में है ऑर्गन्स, हार्ट ब्लड पंप करता है, और दिमाग जो मैं हूँ, और ऑक्सीजन मतलब कि नहीं पता मुझे लंग्स क्या करते हैं इन स्पेसिफिक. ऑक्सीजन प्यूरिफाई करते हैं. हम जो एयर लेते हैं उसमें नाइट्रोजन और CO2 भी रहता है, तो उसको मतलब सपोज कि प्यूरिफाई करके हमारे ब्लड पे फेंकते होंगे शायद से, क्या पता, मुझे जानना है ये. तो सेल ऑर्गेनेल्स मीन लिटिल कंपोनेंट्स और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर विद इन अ सेल. तो जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो लिटिल कंपोनेंट्स और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहता है विद इन द सेल. सेल ऑर्गेनेल्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शेप और फंक्शन रहता है. तो कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स. अब मेम्ब्रेन बाउंड आ जाते हैं. इनमें शायद से इनको न्यूक्लियर एन्वेलप भी कह सकते हैं. अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं वो है राइबोसोम्स और सेंट्रियोल तो यहाँ पे है ही नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा लगता है. और डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, नहीं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डबल मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. अब जो टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स. अब जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट कैसे, मतलब कितने प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है एक सेल में, उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं सेल को दो टाइप्स में. पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल टाइप ऑफ सेल भी कहा सकता है. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि पागल टाइप सेल है, जो मतलब कि अनडेवलप्ड काइंड ऑफ. तो प्रोकैरियोटिक सेल जो उसमें न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड, जैसे कि क्रोमेटिन भरा हुआ रहता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन, तो उसको कह सकता है कि वो एक नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियोइड है. और जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जो जिसमें अच्छे से एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है. अब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता. अच्छा, अब जो क्या कहता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट है. जो साइटोसोल से मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जिनमें मेम्ब्रेन है, जैसे कि सिंगल या डबल मेम्ब्रेन, वैसे जो ऑर्गेनल है वो सब प्रेजेंट नहीं है. बस इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जैसे कि राइबोसोम और सेंट्रियोल. मुझे समझ में आ गया. ओके. और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं. ये जैसे उनमें राइबोसोम भी प्रेजेंट है, और दोनों मतलब राइबोसोम प्रेजेंट रहता है. और न्यूक्लियोइड जो रहता है वो रीजन रहता है जिसमें DNA प्रेजेंट रहता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. हो गया, बन गया, डोसा आ गया. मतलब कब खाएगा?